अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी में। और आज हम अपनी न्यू सिलेबस प्लेलिस्ट की नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। तो आज आपका टॉपिक नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, तो क्या है टॉपिक 19 उसको देखते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एप्लीकेशन वाले जो बच्चे हैं उनको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अब से जो है आपकी सोशल साइंस की जो क्लासेस हैं वो शाम को जो 5 बजे आपकी आती है, ये ऑल्टरनेट डे पे आया करेगी। यानी एक दिन आपकी क्लास आया करेगी और एक दिन आपका एक टेस्ट आया करेगा जो आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहे, क्योंकि न्यू सिलेबस जो है वो भी हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप उस सिलेबस को रिवाइज करते रहें और एक दिन चीज़ों को पढ़ें, एक दिन क्लास लें और एक दिन जो है एक टेस्ट अटेम्प्ट करें जो आपको हर अल्टरनेट डे पे भेजूंगा। यानी एक दिन आपकी क्लास होगी और एक दिन आपका टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, ओके संकेत प्रजापति, ओके बेटा। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 19। तो क्या है टॉपिक 19 उसको देखते हैं और समझते हैं क्या चीजें इसमें हमको पढ़नी है। चलिए, तो टॉपिक नंबर जो 19 है इसका नाम है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक हम मौर्य वगैरह के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मगध एम्पायर के बारे में पढ़ चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में काफी सारे टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो ये हमारा टॉपिक है इसका नाम है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मौर्य एम्पायर के बाद कौन कौन से एम्पायर आए और उनके बारे में कुछ चीजें जो हमको इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं जहां मौर्य एम्पायर खत्म हुआ था, यानी कि द लास्ट मौर्यन एम्पायर जो है उनके बारे में पढ़ करके हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज असैसिनेटेड अराउंड 185 BCE बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। यानी कि जो लास्ट मौर्य एम्परर थे उनको 185 BC में असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया उन्हीं के कमांडर इन चीफ के द्वारा, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और यहीं से एक नए युग की शुरुआत होती है, एक नए एरा की शुरुआत होती है कि मौर्य एम्पायर हो गया समाप्त। मौर्य एम्पायर का जो लास्ट एम्परर था उसको उसके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया, जिसकी वजह से वो एम्पायर पूरा का पूरा टूट गया। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। इसी एज को कहा जाता है एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बाय सम स्कॉलर्स एज द एग्जिस्टिंग रीजन्स वर बीइंग और रीऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यू किंगडम्स। क्योंकि जो भी इस वक्त राज्य थे वो नए राज्यों में, नए एम्पायर्स में ऑर्गेनाइज हो रहे थे। द न्यू किंगडम्स नाउ कम्पीटेड फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल। अब जो नए नए राज्य थे वो अपनी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे। पीसफुल मेथड्स लाइक मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिटवीन नेबरिंग किंगडम्स और द यूज ऑफ फोर्स इन वॉरफेयर वर मीन्स ऑफ गेनिंग कंट्रोल। तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग अपनी अपनी टेरिटरी को फैलाने के लिए कोशिश करी जा रही थी, चाहे वो मैट्रिमोनियल अलायंस हो यानी कि शादी कर करके अपने संबंध स्थापित करना, या फिर लड़ाई के द्वारा या फिर युद्ध के द्वारा। मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब होता क्या है ये आपको समझना चाहिए, जो मैंने अभी आपको कहा कि शादी के द्वारा। तो मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब होता है एन अलायंस, यानी एक ऐसा गठबंधन, एक ऐसा समझौता अरेंज थ्रू ए मैरिज, जिसको एक मैरिज के द्वारा किया गया हो, जनरली बिटवीन टू मेंबर्स और रॉयल फैमिलीज। तो जब कोई भी दो राज्यों की जो रॉयल फैमिली है उनके बीच में किसी भी दो लोगों का जब हम विवाह करा देते हैं, शादी कर देते हैं, तो उनके बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस बन जाता है। तो बहुत राजाओं ने हिस्ट्री में किया है, अपने राज्य को फैलाने के लिए शादियां की हैं। और अब हम बात करते हैं प्रोमिनेंट डायनेस्टीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी मौर्य एम्पायर खत्म होने के बाद भारत में कौन कौन से बड़े बड़े एम्पायर बने। तो डायनेस्टीज फ्रॉम विद इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि अब देखो हम दो तरह के डायनेस्टीज के बारे में समझेंगे। यानी मौर्य डायनेस्टी के बाद भारत में जो डायनेस्टीज थी वो दो तरह की थी। एक वो डायनेस्टीज थी भारत के अंदर जो भारत के अंदर ही बनी थी, जिनका ओरिजिन भारत के ही अंदर हुआ था। और कुछ डायनेस्टी भारत में ऐसी आई जिनका ओरिजिन कहां हुआ था,
भारत के बाहर हुआ था। जैसे भारत में इंडो ग्रीक्स भी आए थे रूल करने के लिए, भारत में शका आए थे वो रूल करने के लिए, वो भारत से बाहर से आए। कुषाण जो आए भारत में वो बाहर से आए थे। और कुछ ऐसी डायनेस्टीज थी जो भारत में अंदर ही बनी थी, जैसे शुंग। तो ये वो डायनेस्टीज हैं, डायनेस्टीज फ्रॉम विद इन द सबकॉन्टिनेंट, जो सबकॉन्टिनेंट के ही अंदर बनी थी। और ये वो डायनेस्टीज है जो बाहर से आई थी, सबकॉन्टिनेंट के बाहर से आई थी। तो सबकॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टी थी? तो शुंग, चेरीज, सातवाहंस, चोला, चेराज, पांड्यास, ये वो डायनेस्टीज थी जो हमारे सबकॉन्टिनेंट के ही अंदर बनी थी। और वो डायनेस्टीज जो सबकॉन्टिनेंट के बाहर बनी थी वो कौन कौन सी थी? तो वो थी इंडो ग्रीक्स, शका और कुशाणास। ये वो डायनेस्टीज थी जो सबकॉन्टिनेंट के बाहर बनी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्ज ऑफ द शुंगास। यानी अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शुंगास के बारे में, शुंगा के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मौर्य डायनेस्टी का जो लास्ट एम्परर था उसको उसी के कमांडर इन चीफ ने मारा था, जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने बनाई शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी, विच रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स पर रूल किया करती थी। ही परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। ये जो यज्ञ लिखा होता है इसका मतलब होता है यज्ञ। वो कौन सा यज्ञ करता था? वो यज्ञ करता था अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, यानी पुष्यमित्र शुंग जो है वो एक यज्ञ किया करता था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। एक तरह का वैदिक रिचुअल था टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज ए मोस्ट पावरफुल रूलर। यानी अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए, पावरफुल रूलर एस्टैब्लिश करने के लिए वो एक यज्ञ किया करता था जिसको हम कहते थे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। तो इसमें वर्ड आ रहा है अश्व। अश्व मतलब होता है घोड़ा। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो ये घोड़े से रिलेटेड है। कैसे? इसके बारे में बताया हुआ है। द एम्पायर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग आफ्टर हिम। और पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है वो एम्पायर बहुत लंबा चला नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे वो एम्पायर खत्म हो गया। अभी आपको यहाँ बताया गया अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? इन दिस रिचुअल अ हॉर्स अकम्पनीड बाय सोल्जर्स वाज लेफ्ट टू वॉन्डर फ्रीली। यानी इस यज्ञ में क्या होता है कि भाई जहां पे राजा अपना यज्ञ कर रहा है, बैठ के यज्ञ कर रहा है, उस जगह से राजा जो है एक घोड़े को छोड़ता है कुछ सिपाहियों के साथ, और वो घोड़ा फ्रीली मूव करता है, उसको जहां जाना है वो जाएगा। तो वो घोड़ा जितना टेरिटरी तक जाता है, अगर उसे किसी ने बीच में रोका, मान लीजिए वो घोड़ा जो है किसी और टेरिटरी में चला गया, किसी और राजा के यहाँ चला गया, अगर उस घोड़े को वहां पे जाके किसी ने रोका, किसी राजा ने रोका और उसने विरोध किया उसका कि भाई आप ये घोड़ा जो है यहाँ नहीं आ सकता, और उसने युद्ध करना चाहा, तो इसका मतलब उससे युद्ध किया जाएगा। और अगर उसने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है कि जहां जहां वो घोड़ा जो है फ्रीली मूव करेगा उतना एरिया जो है वो उस राजा का माना जाएगा, जो राजा यज्ञ कर रहा है। इसको कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ। तो इन दिस रिचुअल अ हॉर्स अकम्पनीड बाय सोल्जर्स वाज लेफ्ट टू वॉन्डर फ्रीली। इस रिचुअल में एक घोड़े को जो है कुछ सैनिकों के साथ में खुले में एकदम घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। एनी टेरिटरी दैट द हॉर्स क्रॉस्ड अनचैलेंज्ड वाज कंसीडर्ड टू बिकम ए पार्ट ऑफ द किंग्स एम्पायर। जो भी टेरिटरी वो घोड़ा अनचैलेंज क्रॉस कर लेता था, यानी बिना किसी के चैलेंज के क्रॉस कर लेता था, वो उसी राजा के एम्पायर का पार्ट माना जाता था। इफ एनी रूलर स्टॉप द हॉर्स, अगर कोई राजा उस घोड़े को रोकता था, इट लेड टू ए बैटल टू डिटरमाइन सुप्रीमेसी। तो इसका मतलब होता था कि वो राजा युद्ध करना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र वर कंपाइल्ड बाय पतंजलि ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी समय जो है पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, यानी योग के बारे में लिखा। तो याद रखना इसको कि योग सूत्र किसने लिखा है? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। योग सूत्र किसके बारे में है? तो योग के बारे में। आगे क्या है? आगे एक स्तूपा के बारे में बताया, बढ़ूत स्तूप। एक स्तूप है बढ़ूत स्तूप, जो कि आज के समय कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है। प्रेजेंट्स अस विद ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ शुंग आर्ट। इसमें शुंगा आर्ट के बारे में बताया गया है। ये शुंगा आर्ट का एग्जांपल है। इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक। इसको अशोक के समय ही बनाया गया था। बट द शुंगास एडेड ब्यूटीफुली कार्व्ड रेलिंग्स एंड रिलीफ्स डिपिक्टिंग स्टोरीज फ्रॉम द बुद्धा's लाइफ। इसको अशोक के समय बनाया गया था, लेकिन शुंगा ने इसमें बहुत सारी रेलिंग वगैरह ऐड करवाई थी और इसमें कार्विंग करवाई थी काफी सारी,
जो कि बुद्धा की लाइफ से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल को याद रखिएगा। बड़ूत स्तूप है कहां पर? मध्य प्रदेश में, जो कि अशोका के टाइम बनवाया गया था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो किसने ऐड करी थी? शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने ये बात करी किसके बारे में? शुंगास के बारे में। इतनी बात हमने शुंगास के बारे में करी। अब बात करते हैं सातवाहनास के बारे में। सातवाहन्स, द सातवाहनास, द सातवाहन्स हु रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ द डेक्कन। सातवाहन जो थे उन्होंने डेक्कन के बड़े एरिया पर रूल किया फ्रॉम द 2nd सेंचुरी BCE, 2nd सेंचुरी BCE से, टू द साउथ ऑफ द शुंगा एम्पायर। यानी शुंगा एम्पायर का जो साउथ था, शुंगा एम्पायर जहां खत्म होता था, वहां से लेकर के पूरा डेक्कन किसने रूल किया? सातवाहन ने रूल किया। समटाइम्स रेफर्ड टू एज आंध्रास, इन्हीं को कई बार आंध्रास कहा जाता था। इसको याद रखना, आंध्रास किसको कहा जाता था? सातवाहनास को ही कहा जाता था आंध्रास। द सातवाहनास वर ए पावरफुल डायनेस्टी एंड देयर एम्पायर लार्जली कंप्राइज ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। तो सातवाहन जो थे एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी, और ये आज का जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, विद डिफरेंट कैपिटल सिटीज एट डिफरेंट टाइम्स, इनके अलग अलग कैपिटल हुआ करती थी। इतने एरिया को ये कवर किया करता था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इतने एरिया को ये कवर किया करता था। और इनकी जो फेमस, सबसे फेमस जो इनकी कैपिटल थी वो क्या क्या थी? द मोस्ट फेमस वर अमरावती, एक अमरावती थी, एंड प्रतिष्ठान या पैठान, ये इनकी कुछ फेमस कैपिटल्स थी, अमरावती और प्रतिष्ठान। ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक है, many coins of Satavahanas depicted ships, suggesting that maritime trade was an important part of the economic life. यानी सातवाहनास के जितने भी कॉइन्स हैं, कई सारे इनके कॉइन्स हैं जिनके ऊपर शिप्स को दिखाया गया है। सातवाहनास के जो शिप जो कॉइन्स हैं, इनके ऊपर शिप्स को दिखाया गया, पानी के जहाज को दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि इनके समय पर मैरीटाइम ट्रेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इनकी इकोनॉमी का। मैरीटाइम ट्रेड का मतलब होता है पानी के रास्ते से ट्रेड करना। ठीक है, The Satavahanas had active trade networks that reached as far as the Roman Empire. और ऐसा माना जाता है कि सातवाहना जो थे, इनका इतना एक्टिव ट्रेड नेटवर्क था, इतना बड़ा ट्रेड नेटवर्क था, जिसको माना जाता है कि वो रोमन एम्पायर के बराबर था। यानी जितना बड़ा ट्रेड नेटवर्क रोमन एम्पायर का था, उतना ही बड़ा ट्रेड नेटवर्क सातवाहनास का भी था। और बात करें सातवाहनास की, तो लाइफ अंडर द सातवाहनास, इनके अंडर लाइफ कैसी थी? तो इन द सातवाहन ट्रेडिशन, सातवाहन ट्रेडिशन में ऐसा माना जाता है कि प्रिंसेस वर ऑफन नेम्ड आफ्टर देयर मदर्स, कि राजकुमारों का नाम उनकी माताओं के नाम पे रखा जाता है। जैसे नॉर्मली आप किसी भी एम्पायर में देखोगे तो कोई भी राजकुमार होता है, उसका नाम उसके पिता के नाम पे रखा जाता है। लेकिन सातवाहनास में ये देखा गया कि इनमें जो राजकुमार होते हैं, इनका नाम इनकी माताओं के नाम पे रखा जाता था। 10 गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर। तो एक राजा थे सातवाहन में जिनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। एक राजा थे सातवाहन में जिनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, जिनका नाम इनकी माता के नाम पे रखा गया। इनकी माता का नाम था गौतमी बालाश्री, गौतमी बालाश्री। तो गौतमी बालाश्री से ही, गौतमी से ही बना गौतमी पुत्र सतकर्णी इनका पूरा नाम। शी वॉज ए पावरफुल क्वीन हु डोनेटेड लैंड टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ये एक बहुत ही पावरफुल क्वीन थी जिन्होंने बहुत सारी जमीनों को बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दान दे दिया। एंड हैड एन इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन कार्व्ड इन नासिक, और नासिक में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन भी लगवाया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द नानेघाट केव्स नियर पुणे फोकसेस ऑन ए सातवाहन विडो क्वीन। नानेघाट केव्स में, जो कि कहां पर है? पुणे में है, पुणे के पास में है नानेघाट केव्स। वहां पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो किसके बारे में बताते हैं? पुणे में है।
तो वहां जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो किसके बारे में बताते हैं? एक सातवाहन की ही विडो क्वीन के बारे में बताते हैं, विधवा रानी थी सातवाहन की, उन्हीं के बारे में बताते हैं नानेघाट के जो केव्स हैं उनके इंस्क्रिप्शंस। द सातवाहन्स वर डिवोट फॉलोवर्स ऑफ वासुदेव। जो सातवाहन थे वो किसके भक्त थे? वो किसकी पूजा किया करते थे? जो सातवाहन थे वो किसकी पूजा किया करते थे? तो वासुदेव की पूजा करते थे सातवाहन। और वासुदेव जो है वो कहा जाता है कृष्ण का ही दूसरा नाम है वासुदेव। हालांकि जो कृष्ण के पिता थे, भगवान कृष्ण के जो पिता थे, उनका नाम था वासुदेव, लेकिन कई बार कृष्ण को ही, भगवान कृष्ण को ही कहा जाता है वासुदेव। तो सातवाहन डायनेस्टी जो थी वो किसकी पूजा किया करती थी? वो वासुदेव की पूजा किया करती थी। तो वासुदेव के बहुत बड़े भक्त थे। कौन? सातवाहन। और देखें सातवाहन के बारे में, तो सातवाहन किंग्स ऑफन ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रीकल्चरल लैंड टू वैदिक स्कॉलर्स। जो सातवाहन राजा होते थे वो वैदिक स्कॉलर्स को, यानी जो वेदों को जानने वाले जो विद्वान होते थे, उनको कई सारी जमीनें दिया करते थे। टैक्स फ्री एग्रीकल्चरल लैंड, यानी बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड देते थे जिसपे कोई टैक्स नहीं देना। किस किस को? तो वैदिक स्कॉलर्स को, और जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, यानी जैनिज्म में और बुद्धिज्म में जो मॉन्क्स हुआ करते थे उनको, और वैदिक स्कॉलर्स को सातवाहन राजा बहुत सारी जमीनें दान में किया करते थे। फिर एक केव्स है करला केव्स। ये करला केव जो है कहां पर है? तो ये लोनावला के पास है। लोनावला कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में लोनावला नाम की एक जगह है जिसके पास में केव्स है, करला केव्स, टू विच द सातवाहन कॉन्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग देयर रेन। और ये केव भी किससे रिलेटेड है? तो ये भी आपके सातवाहन डायनेस्टी से ही रिलेटेड है। आगे बात करें, द स्कल्पचर ऑफ ए यक्ष फ्रॉम पीतल खोड़ा कैरीज एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट्स हैंड। एक स्कल्पचर यानी एक मूर्ति मिलती है यक्ष की। यक्ष की एक मूर्ति है, कहां से? पीतल खोड़ा से। पीतल खोड़ा जगह है, तो यक्ष की एक मूर्ति मिलती है पीतल खोड़ा में, ठीक है, और उनके हाथ में एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसका नाम है कान्हादा सेना हिरमा करेना काटा। उस पर लिखा हुआ है, ये उनके हाथ में जो इंस्क्रिप्शन है उस पर लिखा हुआ है कानादा सेना हिरमा करेना काटा। इसका मतलब क्या है? कि मेड बाय कानादास अ गोल्ड स्मिथ। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक यक्ष की एक मूर्ति मिली है पीतल खोड़ा में, जिनके हाथ पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा हुआ है ये वाला सेंटेंस, जिसका मतलब क्या है कि मेड बाय कानादास अ गोल्ड स्मिथ। यानी इस मूर्ति को, इस यक्ष की जो मूर्ति है, इसको किसने बनाया? कानादास ने बनाया, जो कि कौन है? गोल्ड स्मिथ है। गोल्ड स्मिथ कौन होते हैं? सुनार। तो इस मूर्ति को, यक्ष की मूर्ति को कानादास ने बनाया, जो कि एक सुनार है। तो उन्होंने अपने बारे में बताया है कि भाई मैंने इस मूर्ति को बनाया, तो उन्होंने अपने बारे में लिखा है वहां पे। इन द 3rd century CE, द सातवाहन एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम्स। 3rd century तक आते आते जो सातवाहन एम्पायर था वो छोटे छोटे राज्यों में, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टूट जाना, तो सातवाहन एम्पायर जो है वो छोटे छोटे राज्यों में टूट गया 3rd century आते आते, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया सातवाहन एम्पायर के बारे में। अब हम बात करते हैं चेदीज के बारे में। तो कमिंग ऑफ द चेदीज, अब ये चेदीज कौन है इनके बारे में देखते हैं। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर, जब मौर्य एम्पायर धीरे धीरे कमजोर हुआ है, मौर्य एम्पायर धीरे धीरे जब खत्म हुआ, तो कलिंग रोज एज ए प्रोमिनेंट पावर अंडर द किंग्स ऑफ द चेदी डायनेस्टी। तो कलिंग कौन सी जगह है? कलिंग ओडिशा वाली जगह, ओडिशा, जहां पे अशोक ने अटैक किया था, कलिंग का युद्ध हुआ था जहां पे। तो वही कलिंग जो है मौर्य एम्पायर के बाद, वो कलिंग बहुत पावरफुल एम्पायर बन चुका था। किसके अंडर? तो चेदी डायनेस्टी के अंदर। तो कलिंग में कौन सी डायनेस्टी थी? चेदी डायनेस्टी। खारवेल वन ऑफ देयर मेन रूलर्स, इन्हीं का एक मेन राजा था जिसका नाम था खारवेल। खारवेल वन ऑफ देयर मेन रूलर्स वाज ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ जैन टीचिंग्स। ये किसको फॉलो करते थे खारवेल? तो ये फॉलो करते थे जैन टीचिंग्स को, यानी जैनिज्म को फॉलो करते थे। ही वाज समटाइम्स कॉल्ड भिक्षु राजा और मॉन्क किंग। कई बार इनको भिक्षु राजा या मॉन्क किंग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जैनिज्म को फॉलो किया करते थे, जैनिज्म के सारे रूल्स को फॉलो किया करते थे, इसलिए इनको कई बार भिक्षु राजा या मॉन्क किंग कहा जाता था। नियर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के ही पास में द फेमस उदयगिरी खांडगिरी केव्स, भुवनेश्वर के पास में जो केव्स हैं उदयगिरी खांडगिरी केव्स, लाइकली डेवलप्ड फॉर जैन मॉन्क्स। इनको किसके लिए बनाया गया था? जैन मॉन्क्स के लिए बनवाया गया था। यानी जो जैन मॉन्क्स हैं वो आकर के केव्स में आकर के रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, तो उनके लिए ये केव्स बनवाई गई थी, उदयगिरी खांडगिरी केव्स। कहां पे? तो भुवनेश्वर के पास। वन ऑफ द केव्स प्रोमिनेंटली डिस्प्लेज द
हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उनमें से किसी एक केव में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, कौन से स्क्रिप्ट में? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। विच रिकॉर्ड्स किंग खारवेल्स अकम्पलिशमेंट्स ईयर आफ्टर ईयर, जिसके अंदर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में जो राजा खारवेल हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया था अपने पूरे एम्पायर में, तो उनके बारे में बताया गया है किसमें? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। जो आपकी उदयगिरी खांडगिरी केव्स हैं, इन्हीं में से एक केव में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है जिसमें आपके राजा खारवेल के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज उनको याद रखना कि चेदी कहां से थे? तो कलिंग से थे। इनके एक मेन राजा थे खारवेल, जिनको भिक्षु राजा या मोंकिंग कहा जाता था। इन्होंने कुछ केव बनवाई थी जिनका नाम था उदयगिरी खांडगिरी केव, ठीक है, जो कि जैन मॉन्क्स के लिए बनवाए गए थे। और इन्हीं केव में ही एक इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जिसमें राजा खारवेल के बारे में बताया गया। तो अब हम चलते हैं किंगडम्स एंड लाइफ इन द साउथ। साउथ के जो राज्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने बात करी थी नॉर्थ के बारे में, जो नॉर्थ के बड़े एम्पायर थे। मौर्य एम्पायर के बाद जो नॉर्थ में बड़े एम्पायर बने, जैसे शुंगा एम्पायर, सातवाहन एम्पायर, और ये हमने पढ़ा अभी चेदी एम्पायर। अब हम बात करते हैं साउथ के एम्पायर के बारे में। तो इन इंडिया सदर्न रीजन, दिस पीरियड बिटवीन द सेकंड और थर्ड सेंचुरी बीसीई एंड द थर्ड सेंचुरी सीई, यानी सेकंड और थर्ड सेंचुरी बीसीई से लेकर के थर्ड सेंचुरी सीई के बीच का जो टाइम है, सॉ द राइज टू प्रोमिनेंस ऑफ 3 पावरफुल किंगडम्स। इसमें साउथ में जो है 3 पावरफुल किंगडम्स इमर्ज हुए। कौन कौन से? चेरास, चोलास और पांड्यास। तो 3 बड़े राज्य थे साउथ में इस टाइम पीरियड में। कौन कौन से? चेरास, चोलास और पांड्यास। That period saw the advent of many poets whose works collectively known as संगम लिटरेचर। इसी समय पे वहां पे बहुत सारे पोएट्स आए, कवि आए, जिन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, और इस टाइम को कहा जाता है संगम लिटरेचर। इस पूरे लिटरेचर को कहा जाता है संगम लिटरेचर। और इस पूरे एरा को, ये जो पूरा टाइम है जिसमें बहुत सारे कवि आए जिन्होंने तमिल में, तेलुगु में बहुत सारी चीजें लिखी, खासतौर से तमिल में और मलयालम में, तो उस एरा को कहा जाता है संगम एज, और उस लिटरेचर को कहा जाता है संगम लिटरेचर, ठीक है। इसी में एक कहानी है शिल्पादिक्रम। ये कहानी का नाम है शिल्पादिक्रम। तो तमिल लिटरेचर का ही एक स्टोरी है, तमिल लिटरेचर की स्टोरी है शिल्पादिक्रम। क्या है ये? द टेल ऑफ द एंकलेट। एक एंकलेट की कहानी है। एंकलेट मतलब होता है पायल, जो लड़कियां या औरतें जो होती हैं जो पैरों में जो पायल पहनती है उसको एंकलेट कहा जाता है। तो एक एंकलेट की कहानी है, ठीक है। अब कहानी क्या है वो तो कहानी सुनने बैठे नहीं है, बट कहानी किसके बारे में है वो देख लेते हैं बस। टेल्स द स्टोरी ऑफ कन्नगी। ये कन्नगी के बारे में एक कहानी है। इवन टुडे कन्नगी इज वर्शिप्ड इन तमिलनाडु एंड केरल। तो कन्नगी जो है आज भी उसकी तमिलनाडु और केरल में पूजा करी जाती है। तो एक कहानी है, आप उसको बुक में से पढ़ भी सकते हैं कि एक कन्नगी जो एक महिला होती है, उसके एक पति होते हैं, मतलब उसके हस्बैंड होते हैं। तो उसके हस्बैंड पे एक ऐसे आरोप लग जाता है कि भाई उसने चोरी करी है किसी के, मतलब उसके हाथ में एक पायल होती है, तो उस पर राजा आरोप लगाते हैं कि उसने चोरी करी है। बट वो कहता है कि चोरी नहीं करी है, कि मेरी ये जो एक पायल है मेरे हाथ में, ऐसी ही दूसरी पायल जो है मेरी वाइफ के पास में है। तो वो राजा मानता नहीं है और उनके पति को जो है फांसी वांसी चढ़ा देता है, मार देता है। और यही बात जब कन्नगी को पता चलती है तो कन्नगी जो है पूरा का पूरा राज्य जो है जला देती है। मतलब वो ऐसे एकदम शपथ लेती है, प्रतिज्ञा लेती है कि पूरा राज्य जल जाता है। तो कन्नगी की जो शपथ थी, जो उसके एक तरीके से जो उसका प्रेम था, उसमें इतनी ताकत थी कि उसने पूरा राज्य जला दिया। तो इसी वजह से कन्नगी की जो है आज भी तमिलनाडु और केरल में पूजा करी जाती है। तो ये जो कहानी है ये कन्नगी के बारे में है, और एक पायल की कहानी है, एंकलेट की कहानी है, जिसका नाम है शिल्पादिक्रम। तो ये शिल्पादिक्रम जो है संगम लिटरेचर का ही पार्ट है, संगम लिटरेचर की ही कहानी है, ठीक है। अब एक एक करके तीनों के बारे में देखते हैं। पहले चोलास, फिर चेरास और फिर पांड्यास के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चोलास के बारे में। So the Cholas were a powerful dynasty that ruled parts of South India from the 3rd century BC to the 13th century CE। यानी साउथ इंडिया का एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी चोला डायनेस्टी, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर के 13th सेंचुरी सी तक जिसने रूल किया। द चोला किंग करिकाल इज सेड टू हैव डिफीटेड अ कंबाइंड फोर्स ऑफ द चेरास एंड पांड्यास। ऐसा माना जाता है कि चोला किंग एक चोला किंग थे जिनका नाम था करिकाल। तो करिकाल ने चेरास और पांड्यास की कंबाइंड फोर्सेस को हरा दिया था। यानी एक तरफ चेरास पांड्यास दोनों हैं, दूसरी तरफ अकेले करिकाल हैं, तो करिकाल ने चेरास और पांड्यास दोनों को हरा दिया था। करिकाल अंडरटुक मैनी प्रोजेक्ट्स। करिकाल ने बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स वहां पे लिए, जैसे अमंग देम इज द कलनई और ग्रैंड एनिकट। वहां पे एक डैम बनवाया जिसका नाम है
कलनई और ग्रैंड एनिकट। क्या है ये? अ कॉम्प्लेक्स वाटर डाइवर्जन सिस्टम फ्रॉम द कावेरी रिवर टू द सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द कावेरी डेल्टा एट श्रीरंगम आइलैंड। यानी कि कलनई ने, करिकाल ने एक डैम बनवाया जिसका नाम था कलनई या फिर ग्रैंड एनिकट। ये क्या करता था? ये कावेरी नदी से पानी को डाइवर्ट करके, निकाल करके ऐसी जगह पे पानी भेजता था जहां पे पानी नहीं पाया जाता था। तो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। किसने करा था? ये करिकाल ने। एडवांस प्रोजेक्ट था काफी। कावेरी नदी का जो पानी है उसको डाइवर्ट करके ऐसे इलाकों तक भेजना जहां पे पानी नहीं पाया जाता था, और इस प्रोजेक्ट का नाम था कलनई या फिर ग्रैंड एनिकट। दिस इनेबल्ड मोर लैंड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। इसकी वजह से बहुत सारी जो जमीनें थी वहां पे खेती होनी शुरू हो गई। अर्निंग दिस एरिया द नेम राइस बाउल ऑफ द साउथ। इसी वजह से इस एरिया का नाम क्या पड़ गया? राइस बाउल ऑफ द साउथ, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, कलनई और ग्रैंड एनिकट। किसने चालू करा था? करिकाल ने। करिकाल कौन है? तो एक चोला राजा है। आगे बात करते हैं चेरास की, ऑल्सो नोन एज द केरल पुत्र। चेरास को केरल पुत्र भी कहा जाता है। केरल पुत्र का मतलब सन्स ऑफ केरल, यानी केरल के पुत्र, केरल के बेटे। तो इनको केरल पुत्र भी कहा जाता है, चेरास को। द चेरास रूल्ड ओवर द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरल। चेरास कहां रूल किया करते थे? तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु और केरल में। विद देयर कैपिटल एट वंजी। इनकी कैपिटल क्या थी चेरास की? तो वंजी इनकी कैपिटल थी। प्रेजेंट डे करूर इन तमिलनाडु, जो कि आज प्रेजेंट डे में जो है तमिलनाडु में एक जगह है करूर, वो है। यानी चेरास की जो कैपिटल थी वंजी, वो आज के समय पे तमिलनाडु में एक जगह है केरल, तमिलनाडु में एक जगह है करूर। उसको माना जाता है कि वही पहले क्या थी? वही पहले वंजी थी, ठीक है। आगे बात करें पांड्यास के बारे में, तो द पांड्यास रूल ओवर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड द सराउंडिंग रीजन्स। यानी पांड्यास भी कहां रूल किया करते थे? तमिलनाडु में और उसके आसपास के इलाकों में। विद देयर कैपिटल एट प्रेजेंट डे मदुरई। जिनकी जो कैपिटल थी वो आज के प्रेजेंट डे क्या थी? मदुरई थी। इन हिज वर्क इंडिका, जो इंडिका किताब है, किसकी किताब है? मेगास्थनीज की किताब है। तो अपनी किताब इंडिका में मेगास्थनीज ने मेंशन किया है, मेंशन दिस किंगडम एज ए प्रॉस्पेरस वन। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में बताया है कि भाई जो ये पांड्या एम्पायर था ये बहुत ही प्रॉस्पेरस था। प्रॉस्पेरस मतलब बहुत ही अमीर एम्पायर था, बहुत पैसा था इसके पास। द पांड्यास वर आल्सो एन इंपॉर्टेंट नेवल पावर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। और पांड्या जो थे वो एक इंपॉर्टेंट नेवल पावर भी थे सबकॉन्टिनेंट के, ठीक है। इनके पास नेवल पावर भी थी। तो अभी तक जो हमने डायनेस्टी, जो हमने एम्पायर पढ़े हैं, वो हमने वो एम्पायर पढ़े हैं जिनका ओरिजिन भारत में ही हुआ था। जैसे सातवाहन भारत में ही ओरिजिनेट हुए, शुंगा भारत में ओरिजिनेट हुए, चेदी भारत में ओरिजिनेट हुए, फिर हमने चोला, चेरा, पांड्या ये पढ़े, ये भारत में ही ओरिजिनेट हुए। लेकिन अब हम वो पढ़ते हैं एम्पायर, वो डायनेस्टी पढ़ते हैं जो भारत के बाहर ओरिजिनेट हुए और उन्होंने भारत में आके रूल किया। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्वेजन ऑफ द इंडो ग्रीक्स, कि इंडो ग्रीक जो भारत में आए वो कैसे आए। तो वाइल रिट्रीटिंग फ्रॉम द एरियाज अलेक्जेंडर हैड कन्क्वायर्ड। तो जब अलेक्जेंडर ने यहाँ पे युद्ध करके जब वो वापस लौट रहा था, तो जो एरिया वो यहाँ पे जीत करके वापस चला गया, वहां पे वो किसको छोड़ के गया? तो वहां पे वो सेट्रैप्स को छोड़ करके गया। अब सेट्रैप्स कौन होते हैं? सेट्रैप्स होते हैं गवर्नर, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ग्रीक भाषा में जो गवर्नर होते हैं, यानी जिन राज्यों में एक बड़ा राजा रूल करता है, तो उन छोटे छोटे जगह पे वो एक गवर्नर स्टैब्लिश करता है, और उसी गवर्नर को कहा जाता है ग्रीक में सेट्रैप्स। तो अलेक्जेंडर यहाँ पे जिन राज्यों को जीत करके गया था, वहां पे वो सेट्रैप छोड़ करके गया। ओवर टाइम these regional rulers established their independent domains and came to be known as Indo-Greeks। धीरे धीरे इन सेट्रैप्स ने अपना ही अलग एम्पायर बना लिया, और ये क्या कहलाए? ये इंडो ग्रीक्स कहलाए। यानी इंडो ग्रीक्स कौन है? इंडो ग्रीक्स वही है जिनको अलेक्जेंडर छोड़ करके गया था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास, मौर्य के डिक्लाइन के बाद, यानी जब मौर्य एम्पायर खत्म हुआ, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है जिसमें आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान आता है, वर एन इजी टारगेट फॉर द इंडो ग्रीक्स। ये एक इजी टारगेट था इंडो ग्रीक्स के लिए। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने इस एरिया पे कब्जा किया, जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने इस एरिया पे कब्जा किया, रूल किया। द हेलियोडोरस पिलर नियर विदिशा एमपी। एमपी में विदिशा के पास में एक पिलर है, एक स्तंभ है जिसका नाम है हेलियोडोरस पिलर। इज अ नोटेबल एग्जांपल ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन लेड टू ए ब्लेंड ऑफ ग्रीक एंड इंडियन एलिमेंट्स। इसको दोनों स्टाइल बनाया गया, यानी इसमें ग्रीक स्टाइल भी है, इसमें इंडियन स्टाइल भी है।
यानी ये जो पिलर है विदिशा के पास में, हेलियोडोरस पिलर, इसको ग्रीक और इंडियन दोनों स्टाइल मिक्स करके बनाया गया। इट इज नेम्ड आफ्टर एन इंडो ग्रीक एम्बेसडर, इसको एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर के नाम पे इसका नाम रखा गया है, who in his inscription praises वासुदेव as the god of gods, जिसने अपने इंस्क्रिप्शन में वासुदेव यानी कृष्ण को, भगवान कृष्ण को क्या कहा है? गॉड ऑफ गॉड्स, देवताओं के देवता, भगवानों के भगवान। तो ये जो पिलर है हेलियोडोरस पिलर, इसका नाम जो है इंडो ग्रीक एम्बेसडर के नाम पे पड़ा है, जिसने जो है अपने इंस्क्रिप्शन में भगवान वासुदेव को, भगवान कृष्ण को क्या कहा है? गॉड ऑफ गॉड्स। द रूल ऑफ द इंडो ग्रीक्स एंडेड विद द इन्वेजन ऑफ द इंडो-सीथियंस और शकास। अब जो ये इंडो ग्रीक्स थे, इनका रूल कैसे खत्म हुआ? तो इनका रूल तब खत्म हुआ जब इंडो-सीथियंस ने अटैक किया। अभी इंडो-सीथियंस कौन है? इन्हीं को कहा जाता है शकास। तो जब शकास ने अटैक किया भारत के ऊपर, तब ये इंडो ग्रीक्स का रूल खत्म हो गया। तो द शकास रूल्ड फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द 2nd सेंचुरी बीसी टू द 5th सेंचुरी सी। अब शकास ने कब से कब तक रूल किया? तो शकास ने 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर के 5th सेंचुरी सी तक रूल किया। दे वर इन पावर अंटिल द अराइवल ऑफ द कुशान्स। अब शकास तब तक पावर में रहे जब तक कुशान नहीं आए। तो पहले कौन थे? पहले थे इंडो ग्रीक्स भारत में, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स थे, इनके बाद आए शका, और शकास के बाद कौन आए? कुशान्स। तो कुशाणास के आने के बाद शकास जो थे उनका भी टाइम पीरियड खत्म हो गया। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द शका संवत कैलेंडर वॉज डेवलप्ड। इसी समय शका संवत कैलेंडर भी डेवलप किया गया। इट इज 78 ईयर्स बिहाइंड द ग्रेगोरियन कैलेंडर, और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे माना जाता है। यानी इसको निकालने के लिए आप 78 माइनस करोगे ग्रेगोरियन कैलेंडर में से। इट वॉज अडॉप्टेड एज द इंडियन नेशनल कैलेंडर इन 1957, और इसको हमारा नेशनल जो कैलेंडर है इसके तौर पर अडॉप्ट किया गया कब? 1957 में। तो 1957 में इंडियन नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट किया गया। कौन सा? शका संवत, ठीक है, जो कि 78 साल पीछे है किससे? ग्रेगोरियन कैलेंडर से। आगे बात करते हैं, अब बात करें कुशान्स की, यानी जब भारत में कुशान्स आए तो उनके बारे में देखते हैं। तो कुशान्स ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया, कुशान जो है ओरिजिनली कहां से है? सेंट्रल एशिया से है। एंटर्ड इंडिया प्रोबेबली इन द 2nd सेंचुरी सी, ये भारत में 2nd सेंचुरी सी के आसपास एंटर हुए। देयर रूल मार्क्ड अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव कल्चरल इंटरमिक्सिंग, इनके समय बहुत ज्यादा कल्चर मिक्स हुआ, भारत का कल्चर, सेंट्रल एशिया कल्चर मिक्स हुआ। द फेमस हेडलेस स्टैचू ऑफ द इज ऑफ ए किंग कनिष्क, यानी कि जो राजा कनिष्क थे, इनका एक बहुत ही फेमस स्टैचू है, एक हेडलेस स्टैचू, यानी ऐसा स्टैचू है जिसका सर नहीं है, केवल धड़ धड़ है। तो राजा कनिष्क का एक स्टैचू है जिसमें केवल धड़ है, सर नहीं है, एक बहुत ही फेमस स्टैचू है। प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द कुशान डायनेस्टी, वो सबसे पावरफुल रूलर थे किसके? कुशान डायनेस्टी के। तो राजा कनिष्क जो है वो कुशान डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा थे। द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टैचू रीड्स, और जो स्टैचू है, हेडलेस स्टैचू है, इसके ऊपर ब्राह्मी में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क, यानी इस पे लिखा है महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है द ग्रेट किंग, महाराजा मतलब द ग्रेट किंग, राजाधिराज मतलब किंग ऑफ किंग्स, देवपुत्र मतलब सन ऑफ गॉड, और कनिष्क मतलब कनिष्क। तो ये जो हेडलेस स्टैचू है राजा कनिष्क की, इसके नीचे लिखा हुआ है महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क, ठीक है। आगे बात करें तो कुशान्स हेल्ड कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट सेक्शंस ऑफ द सिल्क रूट। उस समय जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट क्या है कि जो चाइना से होकर के यूरोप तक जाता था, एक ऐसा रास्ता जहां से लोग सिल्क का व्यापार किया करते थे, रेशम का व्यापार किया करते थे, उसी रास्ते का नाम था सिल्क रूट। तो सिल्क रूट के ऊपर जो है कुशान्स का भी कंट्रोल था। कुशान आर्ट एंड आर्किटेक्चर एग्जेम्पलीफाइड बाय द गांधार एंड द मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट। कुशान का जो आर्ट और आर्किटेक्चर था उसमें दो तरह की स्टाइल थी, एक थी गांधार स्टाइल और एक थी मथुरा स्टाइल, ठीक है। दिस एरा सॉ द राइज ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाइटीज। इसी एरा में जो है बहुत सारे देवताओं के, बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां बनवाई गई, जैसे भगवान सूर्य की, सन गॉड की। द गांधार स्टाइल विच इमर्ज इन द वेस्टर्न रीजन्स। अभी जो दोनों स्टाइल है इनके बारे में देखो। जो गांधार स्टाइल है ये कहां पे इमर्ज हुई थी, कहां पे इसका फैलाव हुआ था बहुत ज्यादा? तो ये फैली थी कहां पे? वेस्टर्न रीजन्स ऑफ पंजाब, पंजाब के वेस्टर्न रीजन्स में।
इसके अंदर ब्लेंडेड ग्रेको रोमन एलिमेंट्स, इसके अंदर ग्रेको रोमन एलिमेंट्स थे विद इंडियन फीचर्स, यानी इंडियन फीचर साथ में ग्रेको रोमन एलिमेंट्स, यानी ग्रीस के रोमन के जो एलिमेंट्स है वो, और साथ में इंडियन फीचर्स, दोनों को मिक्स करके बनाई गई थी गांधार स्टाइल। किस चीज की स्टाइल है? मूर्ति बनाने की स्टाइल है। इसमें क्या होता था? ग्रे ब्लैक शिस्ट स्टोन, यानी ग्रे ब्लैक कलर का पत्थर इस्तेमाल किया जाता था, वॉज यूज इन दिस स्टाइल। यानी कि गांधार स्टाइल में जो आपको मूर्तियां मिलेंगी वो कौन से पत्थर की मिलेंगी? ग्रे ब्लैक पत्थर की मिलेंगी, और इसमें ग्रेक रोमन स्टाइल और इंडियन फीचर्स दोनों का मिक्सचर होगा। और जो दूसरी स्टाइल है मथुरा स्टाइल, तो मथुरा स्टाइल जो है मथुरा के आसपास थी, तो अनलाइक दी गांधार स्टाइल इट प्राइमरली यूज रेड सैंडस्टोन। इसमें किसका इस्तेमाल करते थे? लाल चूना पत्थर का, रेड सैंडस्टोन का इसमें इस्तेमाल किया जाता था फॉर इट्स स्कल्पचर्स, इसकी मूर्तियों में, एंड रिफ्लेक्ट्स लेस इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्रेको रोमन एस्थेटिक्स। और इसमें ग्रेको रोमन जो स्टाइल है उसका कम इफेक्ट दिखता था। यानी कि गांधार स्टाइल में आपको ग्रीस का रोमन का टच ज्यादा दिखता था, और मथुरा स्टाइल में आपको ग्रीस रोमन का टच कम दिखता था, या ना के बराबर दिखता था। और पत्थर अलग अलग है दोनों के अंदर। गांधार स्टाइल में कौन सा पत्थर है? ग्रे ब्लैक, और मथुरा स्टाइल में है रेड सैंडस्टोन। तो आप कलर देख करके बता सकते हो कौन सी स्टाइल की वो आपकी कौन सी स्टाइल है, गांधार स्टाइल है या मथुरा स्टाइल है। ठीक है, तो ये है, और ये खत्म। तो चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा है? चैप्टर किसके बारे में है? तो ये चैप्टर है आपका द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मौर्य एम्पायर खत्म होने के बाद भारत में कौन कौन से एम्पायर बने, वो एम्पायर जो भारत में ही ओरिजिनेट हुए और वो एम्पायर जो भारत के बाहर ओरिजिनेट हुए, ठीक है, उनके बारे में हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो है आपकी टॉपिक नंबर 20, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पीछे की क्लासेस को रिवाइज करते रहें, पूरा सिलेबस रिवाइज करते रहें, और हर अल्टरनेट डे पे जो है टेस्ट वगैरह देते रहें, आप प्रैक्टिस करते रहें और पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।